दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंक चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं इस समय। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मानव एवं पर्यावरण, जो हमारा टॉपिक दिया है जीएस में, सिलेबस में दिया गया है, तो मानव एवं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन प्रश्नों को पढ़ते समय आप इतने चौकन्ने रहिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न में तीन तीन चार चार प्रश्न समाहित हैं और जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो पूरी टॉपिक मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नोट्स न बना पाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन प्रश्नों की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे अगर अभी अभी आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय लेते हुए सीधे प्रश्नों पे आते हैं और आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय या इन सीटू पद्धति नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय या इन सीटू पद्धति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी है वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी है वानस्पतिक उद्यान और ऑप्शन डी है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या इसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा स्थल ऐसा है जिसे इन सीटू में या स्वस्थानीय पद्धति में शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए यह स्थल है वानस्पतिक उद्यान। ठीक है ना। अब देखिए जब भी प्रश्न पूछा जाता है यहां से, तो यही पूछा जाता है कि कौन सा इन सीटू पद्धति में नहीं आता है, और उसमें ऑप्शन यही रहता है, वानस्पतिक उद्यान ही रहता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा या इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि वर्तमान समय में पादप एवं प्राणियों के संरक्षण के लिए जो विशेष बल सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है ना, और जैव विविधता संरक्षण के लिए दो प्रकार की विधियां इस समय प्रचलन में है। अब देखिए जैव विविधता संरक्षण के लिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूं, कभी आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए वर्तमान में क्या स्थिति है? जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या किया गया है? दो विधियां वर्तमान में प्रचलन में है, इसे याद करना है। जैव विविधता संरक्षण के लिए दो विधियां प्रचलन में है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी विधि है? एक विधि है स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, आराम से देखिए, मैं इसको पूरा डिटेल बताऊंगा। स्वस्थानीय संरक्षण है। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण, इसे अक्सर इंग्लिश में ही पूछा जाता है, इसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन है। और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, संरक्षण, आपने इसका बहुत नाम सुना होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन कहते हैं, एक्स सीटू और इन सीटू। आप लगातार जब भी पर्यावरण का पेपर देने जाते होंगे कहीं, या पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आपके सामने आते होंगे, तो उसमें जब भी पूछा जाता होता तो इन सीटू या एक्स सीटू करके पूछा जाता है, या स्वस्थानीय या बाह्य स्थानीय संरक्षण के नाम से प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में जैव विविधता संरक्षण के लिए दो विधियां फॉलो की जाती हैं, एक है स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण या इसे एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सीटू संरक्षण क्या होता है, आपको नाम से ही देखने में लग रहा होगा जैसे स्वस्थानीय मतलब अपने स्थान पर। तो स्वस्थान, स्व का मतलब क्या होता है? अपना होता है, स्वयं का होता है, तो स्वस्थानीय का मतलब होता है अपने स्थान पर, सेम उसी स्थान पर। तो देखिए जब जीव एवं वनस्पतियों को, ध्यान से देखिएगा, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये परिभाषा भी दिया जाता है कि जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास्य क्षेत्र में ही, मतलब जहां वो पाई जाती हैं, वास्य क्षेत्र से मतलब क्या है? जहां वो निवास करती हैं, जहां वो पाई जाती हैं। तो जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास्य क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाता है। ठीक है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है ना। अब स्वस्थान में स्व का मतलब होता है अपना, और स्थान का मतलब होता है स्थान, मतलब अपने स्थान पर ही संरक्षण।
ठीक है, इसका अर्थ क्या निकल के आया, अपने यानी स्वयं के स्थान पर ही संरक्षण। तो देखिए जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके अपने मतलब जहां वो रहते हैं उनके वास क्षेत्र यानी उनके अपने स्व स्थान पर ही संरक्षण कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्वस्थाने कंजर्वेशन या इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, स्वस्थाने संरक्षण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, तो देखिए यहां लिख देता हूं चूंकि स्पेस कम है। तो देखिए इन सीटू में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, ठीक है, इन सीटू में किसे किसे शामिल किया जाता है, तो देखिए सबसे पहला है इन सीटू में शामिल किया जाने वाला, पहला है राष्ट्रीय उद्यान को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू में शामिल होता है। ठीक है, दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य को किसमें शामिल किया जाता है, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य को इन सीटू में शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तीसरा है, ये देखिए जितने हम बता रहे हैं ये सब पे प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है ना, सब पे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह यूपीपीसीएस हो, आरओ की परीक्षा हो, हायर एजुकेशन की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, सब में यहां से प्रश्न आए हैं। ठीक है ना, अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है समुद्री संरक्षित क्षेत्र। क्या है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। अब देखिए समुद्र में जहां जो जीव पाए जाते हैं उनका उसी स्थान पे कंजर्वेशन कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो उसे किस में रखेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन में रखते हैं। ठीक है ना, चौथा है पवित्र उपवन। पवित्र उपवन देखिए आजकल जब परीक्षाओं में, देखिए मैं इसको दूसरे उसमें लिख देता हूं, आजकल परीक्षाओं में यही पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा, मैं आपको यही बता दे रहा हूं, यह पूछा जा रहा है कि पवित्र उपवन को किसमें शामिल किया जाता है, NC2 या XC2 में। तो आप देख लीजिए पवित्र उपवन किसमें शामिल है, इन C2 के अंतर्गत है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आजकल हमने देखा है कि परीक्षाओं में यही पूछा जा रहा है। पहले क्या सबसे ज्यादा पूछा जाता था, सबसे ज्यादा पूछा जाता था वनस्पति उद्यान को किसमें शामिल किया जाता है, NC2 या XC2 के अंतर्गत। लेकिन अब जो है आयोगों ने एक नया ऑप्शन निकाला है और वह पूछता है कि पवित्र उपवन या इसे क्या कहते हैं, स्केयर्ड ग्रुप्स, क्या कहते हैं, स्केयर्ड, इसे क्या कहते हैं, SACRED, स्केयर्ड ग्रुप्स। ठीक है, अब देखिए ये पवित्र उपवन को किसमें शामिल किया जाता है, तो यह इन सीटू में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा है, अगला देखते हैं जैव मंडल आगार। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व को किसमें शामिल किया जाता है, ये पांचवा है, तो जैव मंडल आगार, जैव मंडल आगार, जैव मंडल आगार या इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व को किसमें शामिल करते हैं, तो इसको भी इन सीटू के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व को। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व यानी समुदाय एवं संरक्षण आगार। अब इसमें छठवां देख लेते हैं, देखिए जगह थोड़ी कम है इसलिए एडजस्ट करिएगा। समुदाय क्या है, समुदाय एवं संरक्षण आगार, समुदाय एवं संरक्षण आगार, इसको किसमें शामिल करते हैं, इसको भी इन सीटू पद्धति में शामिल करते हैं। ठीक है ना, समुदाय एवं संरक्षण आगार को क्या कहते हैं, देखिए यहां लिख देता हूं, समुदाय एवं संरक्षण आगार को कहते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स, एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। ठीक है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स को क्या कहते हैं, समुदाय एवं संरक्षण आगार, और इसे किसमें शामिल करते हैं, इन सीटू के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इन सीटू का मतलब है, इन का मतलब है, इन सीटू का मतलब जैसे उसका हिंदी होती है स्वस्थानीय, स्व का मतलब होता है अपना स्थान। जब पेड़ पौधों, वनस्पतियों और जंतुओं को उनके अपने निवास स्थान में ही संरक्षित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू संरक्षण कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं, इसमें देखिए राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा वन्य जीव अभयारण्य को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तीसरा समुद्री संरक्षित क्षेत्र को भी इन सीटू के अंतर्गत माना जाता है। चौथा जो आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछा
पूछा जा रहा है। हमने कई बार इस बात को बताया कि पवित्र उपवन को इन सीटू के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आजकल परीक्षाओं में यही ऑप्शन उसमें रहता है कि कौन सा इन सीटू के अंतर्गत है, तो वह है पवित्र उपवन। ठीक है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल न होइएगा। पांचवा है जैवमंडल आगार, या इसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को किसमें शामिल किया जाता है, यह भी इन सीटू के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और छठा है समुदाय एवं संरक्षण आगार, इसे कहते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसे किसमें शामिल किया जाता है, तो इसे भी इन सीटू पद्धति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एक्स सीटू पद्धति या बाह्य स्थानीय संरक्षण में आते हैं। ठीक है, तो चलिए बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में जानते हैं, आखिर यह क्या है। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण है। ठीक है ना, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ध्यान दीजिएगा। वह तो क्या था, स्वस्थानीय संरक्षण था, और यह है बाह्य स्थानीय। बाह्य स्थानीय मतलब कि जब उनके जीव जंतुओं और वनस्पतियों को उनके वास क्षेत्र से निकाल कर, यानी उनके वास क्षेत्र से बाहर उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण, या इसे एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नाम से ही यह स्पष्ट है, बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जब जीव जंतुओं और वनस्पतियों को उनके स्वयं के निवास स्थान से हटा दिया जाता है और उन्हें कहीं और उपयुक्त स्थान पर ले जाकर वैसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं और उन परिस्थितियों में उनका संरक्षण किया जाता है, उसे कहते हैं एक्स सीटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे बाह्य स्थानीय या एक्स सीटू कंजर्वेशन में शामिल किया जाता है, तो उसका उदाहरण देख लेते हैं। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सा है एक्स सीटू का। अब इसको एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, नहीं तो यहाँ एक्स सीटू लिखे, यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसको उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण कौन कौन से शामिल है इसमें। ठीक है, तो बीज बैंक या इसे क्या कहते हैं, सीड बैंक भी कहते हैं। तो बीज बैंक को एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखते हैं। बीज बैंक है, जीन बैंक को भी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखते हैं। या क्रायो प्रिजर्वेशन, इसे कहते हैं निम्न तापीय संरक्षण। क्या कहते हैं, निम्न तापीय संरक्षण, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसे भी उसी में शामिल करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, वनस्पति उद्यान, किसको, वनस्पति उद्यान को किस में शामिल करते हैं, इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन में शामिल करते हैं। और ज्यादातर प्रश्न इसी पे पूछे जाते हैं, कौन इन सीटू कंजर्वेशन में शामिल नहीं होता है। तो वनस्पति उद्यान क्या होता है, यह एक्स सीटू कंजर्वेशन का विषय है, इन सीटू का नहीं है। ठीक है ना, तो वनस्पति उद्यान। अब देखिए चिड़ियाघर को भी एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर या इसे क्या कहते हैं, जू कहते हैं, जू भी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अब इसके बाद देख लेते हैं जंतु उद्यान को भी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखते हैं। और वृक्ष उद्यान को भी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान और चिड़ियाघर, इसको जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिए यही अंतर पैदा करिए। ठीक है, इसी चीज को समझने की जरूरत है, और यही से प्रश्न पूछा जाता है। जहां कंट्राडिक्शन क्रिएट होता है वहीं से परीक्षक एक प्रश्न बना देता है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ इन सीटू कंजर्वेशन में, जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन में आप देखेंगे तो यह है जंतु उद्यान या और वृक्ष उद्यान है। ठीक है ना, तो वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान को किसमें रखते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखते हैं। जबकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन को इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार जब आप तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान को किसमें रखते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना, अब बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में आप कभी गलत नहीं करेंगे। बाह्य स्थान का मतलब क्या है, अब उनके अपने स्वस्थान से अलग हटके, जहां उनका मूल निवास स्थान है वहां से हटा के जब किसी जीव जंतु या प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, उनका प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और कौन कौन से उदाहरण है इसके बाह्य स्थानीय संरक्षण के, बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जू, जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान। ठीक है, अब इस प्रश्न में केवल दो बातें और महत्वपूर्ण रह गई हैं जो हमें आपको बताना है अलग से। एक आप याद रखिएगा, पवित्र उपवन,
पवित्र उपवन किस में शामिल किया जाता है? मैंने 10 बार इस बात को दोहरा लिया अब तक कि आजकल परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि पवित्र उपवन में किस प्रकार का संरक्षण शामिल है, तो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत पवित्र उपवन को शामिल किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है याद रखने वाला वह है वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान को किसमें शामिल किया जाता है? प्रश्न आज तक यहीं से पूछा गया है, पवित्र उपवन वाला तो अभी नई नई शुरुआत हुई है, ठीक है। तो वनस्पति उद्यान को एक्स सीटू के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक चीज और याद रखिए, राष्ट्रीय उद्यान को किसमें शामिल किया जाता है? इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि जंतु उद्यान को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसको एक्स सीटू के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुझे लगता है कि अब इससे बेहतर इसको और कुछ नहीं बताया जा सकता। इतनी बार मैंने रट दिया है कि आपको याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। ये हुई पहले प्रश्न की बात। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। इसका हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कथन ये है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। यह कथन है। कथन क्या है? लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, और इसका कारण दिया है, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो आपको बताना है कि इन कूट के सहायता से उत्तर देना है। तो पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, जबकि सी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है, जबकि डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, ये कथन है, और कारण है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। इसमें कौन सा आंसर सही है? ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो लिम्नेटिक क्षेत्र होता है वह किस क्षेत्र को लिम्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है। जब हम लिम्नेटिक क्षेत्र के बारे में जान जाएंगे तब हम जानेंगे कि वहां पादप प्लवक पाए भी जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। देखिए, लिम्नेटिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, यहाँ थोड़ी सी स्पेस कम है तो इसी में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, लिम्नेटिक क्षेत्र, सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर लिम्नेटिक क्षेत्र किसे कहते हैं। जैसे ही इसके बारे में हम जान जाएंगे तो बाकी कथन और कारण के बारे में हमें पता ही चल जाएगा। तो लिम्नेटिक क्षेत्र किसे कहते हैं? यह एक मीठे पानी का जलाशय होता है। जैसे मान लीजिए कोई झील है या तालाब है, ठीक है, कोई झील है या तालाब है। अब देखिए, इसका एक मैं फिगर बना देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई झील है या तालाब है, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, किसी झील या तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये किनारा है, तट है, ठीक है। अब लिम्नेटिक क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? ये जो तट वाली एरिया है, यहां से अंदर की तरफ यानी मध्यवर्ती भाग तक जो है, यहाँ लिम्नेटिक एरिया का निर्माण होता है। मतलब तट से अंदर की तरफ, तट के किनारे नहीं, ये ध्यान रखना, तट से अंदर की तरफ होता है। और यह जो है काफी गहराई तक, मतलब पूरे हिस्से में गहराई तक इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जो लिम्नेटिक एरिया होता है किसी मीठे पानी की झील या तालाब का, वह मध्यवर्ती क्षेत्र होता है जो तट रेखा के बाद शुरू होता है। तो ये जो तट रेखा है, तट रेखा के किनारे लिम्नेटिक एरिया नहीं बनती है, बल्कि तट रेखा के बाद जो मध्यवर्ती एरिया होती है वहां लिम्नेटिक एरिया का निर्माण होता है, और यह काफी गहराई तक फैला रहता है। एक खास बात होती है लिम्नेटिक एरिया की, देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है। एक चीज ध्यान रखिए, जब आप जीएस के प्रश्नों को पढ़ा करिए तो जब आप देखेंगे मतलब 10, 20, 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे और एक ही टाइप के प्रश्न देखेंगे लगातार कि इस साल यह पूछा गया है, पिछले साल यह पूछा गया था, अगले साल यह पूछा गया था, तो जैसे ही आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक बार जहां से प्रश्न बन चुका है उसी के इर्द गिर्द, उसी के आसपास से ही दोबारा प्रश्न बनता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो पहले प्रश्न बन चुके हैं उसी के एक स्टेप आगे बढ़ के या एक स्टेप पीछे हट के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जब आप कोई भी पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपको यह एहसास होगा, यह आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, लिम्नेटिक एरिया से संबंधित प्रश्न बन चुका है। अब इसमें और क्या विशेषताएं इसकी पूछी जा सकती हैं, यह आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, लिम्नेटिक एरिया हमने बताया कि कोई झील या तालाब का जो मध्यवर्ती हिस्सा होता है वहां लिम्नेटिक एरिया का निर्माण होता है। एक खास बात इसकी यह है कि लिम्नेटिक एरिया में सूर्य का प्रकाश क्या है? लिम्नेटिक एरिया में सूर्य का जो प्रकाश है वह पूरे क्षेत्र को कवर करता है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश इस पूरे क्षेत्र को, पूरे लिम्नेटिक एरिया को कवर करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सूर्य का प्रकाश आप पढ़े होंगे कि जैसे ही आप कोई पारिस्थितिकी पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं, जैसे ही सूर्य के प्रकाश की बात आती है तो सूर्य के प्रकाश का मतलब क्या होता है? एनर्जी। अब जहां भी एनर्जी जाएगी तो वो बेफुजील तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ उत्पादन करेगी। तो सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। तो अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पूरे एरिया में आता है तो इस एरिया में क्या होगा? इस एरिया में फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
इस पूरे एरिया में जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा वहां जीव जंतु तो होंगे ही, ठीक है ना। जहां अंधेरा रहता है, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस डार्क जोन को मान सकते हैं कि वहां कोई उत्पादन नहीं होगा। लेकिन जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है, जैसे ही यह बात आपके दिमाग में आती है कि सूर्य का प्रकाश कहीं पहुंच रहा है, तो अगर एनर्जी वहां पहुंच रही है, ऊर्जा वहां पहुंच रही है, तो वहां का कुछ न कुछ उत्पादन तो होगा ही, ठीक है। अब हमारे प्रश्न में क्या दिया है कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। मैं वही बात बता रहा हूं आपको, चूंकि यह इस एरिया में, लिम्नेटिक एरिया में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। तो जब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण संभव हो जाता है। क्या होता है? यहाँ प्रकाश संश्लेषण संभव हो जाता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण संभव होगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा कौन? पौधे करेंगे। तो यहाँ पौधे पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? यहाँ प्लैंकटन, जैसे फाइटो प्लैंकटन पाए जाते हैं। क्या है? फाइटो प्लैंकटन पाए जाते हैं। फाइटो प्लैंकटन यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जू प्लैंकटन भी यहाँ पाए जाते हैं। क्या? जू प्लैंकटन भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन यहाँ पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में एक खाद्य जाल, या इसे कहते हैं फूड वेब का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? यह एक फूड वेब का निर्माण करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो लिम्नेटिक एरिया होती है वह उत्पादक होती है, वहां पे फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन पाए जाते हैं, और यह एक खाद्य श्रृंखला का या खाद्य जाल का या फूड वेब का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कथन क्या है? कथन ए तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। कथन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। तो जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा वहां पादप तो जरूर आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कारण क्या है? कारण है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। अब देखिए हमने बताया कि जो झील होती है या तालाब होता है तो वो खुला ही होता है, और इसको खुला तब मानेंगे जब यहाँ हमने बताया कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है, इसका मतलब ये पूरी तरह से खुला क्षेत्र होता है। तो जो कारण है वह भी सही है कि लिम्नेटिक क्षेत्र का जो पानी होता है वह खुले क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, और इस कारण से फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन आदि की उत्पत्ति होती है। और ये लोग जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ भोजन का निर्माण करते हैं और फूड वेब का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो लिम्नेटिक एरिया है इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ देता हूं अपनी तरफ से, यहाँ मछलियों की भी उपस्थिति रहती है। किसकी उपस्थिति रहती है? यहाँ जो लिम्नेटिक एरिया है यहाँ मछलियों की उपस्थिति भी रहती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मछलियों की उपस्थिति भी इस एरिया में रहती है, ठीक है ना। मछलियों की उपस्थिति रहती है, लिख देता हूं क्योंकि आप इसका फोटो स्टेट भी करा सकते हैं, इसलिए पूरा मैं बता देता हूं। मछलियों की उपस्थिति भी लिम्नेटिक एरिया में होती है, लेकिन एक खास बात है कि यहाँ पे वही मछलियां रहती हैं जो मछलियां यहाँ पे, देखिए लिख देता हूं, यहाँ पर मछलियों की वह प्रजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पर मछलियों की वह प्रजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पर मछलियों की वह प्रजातियां पाई जाती हैं जो खुले पानी की सतह के पास रहती हैं। जो क्या करती हैं? खुले पानी की सतह के पास रहती हैं, ठीक है, सतह के पास रहती हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ मछलियां लिम्नेटिक एरिया में क्या है? फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन तो रहते ही हैं, साथ साथ यहाँ मछलियां भी रहती हैं, और यहाँ ऐसी मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो खुले पानी की सतह के पास रहने की आदी होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, चूंकि यह एरिया जो है यहाँ पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना, पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, चूंकि यह जो एरिया है यह तलछट वाली एरिया, या जिसे कह सकते हैं सेडिमेंट या तलछट वाली एरिया से दूर होता है, ठीक है, तलछट वाली एरिया से दूर होता है यह एरिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो पोषक तत्व तलछट से दूर, ठीक है, सेडिमेंट या तलछट से दूर होता है ये एरिया। तो इससे क्या होता है? यहाँ पोषक तत्व सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है, यह भी कथन कारण में पूछा जा सकता है कि यहाँ पोषक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं या सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो लिम्नेटिक एरिया है वहां पोषक तत्व सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। अब इस प्रकार जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर सही होगा? बी ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है ना। अब देखिए इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको मैं एक लाइन में दोहरा देता हूं।
एक सीरियल से क्रमबद्ध तरीके से। देखिए जो लिम्नेटिक एरिया होती है वह किसी झील या तालाब का एक खुला क्षेत्र होता है और इसके मध्यवर्ती भाग में लिम्नेटिक एरिया का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है अधिकतम मात्रा में पहुंचता है, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का निर्माण होता है, जिससे खाद्य जाल या फूड वेब का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब लिम्नेटिक एरिया में मछलियों की भी उपस्थिति रहती है। यहाँ मछलियों की वह प्रजातियां पाई जाती हैं जो खुले पानी की सतह के पास रहती हैं, ठीक है ना। और एक चीज, लिम्नेटिक एरिया में पोषक तत्व तो पाए जाते हैं लेकिन यह एक सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह हो गया लिम्नेटिक एरिया से संबंधित पूरा A to Z। और इसमें बी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है ना। चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है दून घाटी में, ऑप्शन बी है फूलों की घाटी में, ऑप्शन सी है कश्मीर में और ऑप्शन डी है शांत घाटी में। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए कि सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से किस स्थान पे पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो शांत घाटी में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। इसे कभी कभी साइलेंट वैली के नाम से भी यह प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि शांत घाटी को क्या कहते हैं, साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, ठीक है, साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है, ठीक है, केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है, ठीक है। शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। कभी कभी प्रश्न में केवल यही पूछ लेता है कि शांत घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में शांत घाटी स्थित है। इसे साइलेंट वैली कहते हैं और यह सर्वाधिक जैव विविधता के लिए फेमस है, ठीक है ना। इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है शांत घाटी में, ठीक है। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, शांत घाटी जो है यह नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। शांत घाटी क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। और यह कथन कारण में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उसमें पूछ लेगा कि शांत घाटी केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है और दूसरा दे देगा यह नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। तो आप जाने रहिए दोनों कथन सही हो जाएंगे। शांत घाटी क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। एक चीज और, शांत घाटी को वर्ष 1984 में, कब, वर्ष 1984 में इसे क्या घोषित किया गया था, इसे वर्ष 1984 में शांत घाटी को नेशनल पार्क घोषित किया गया था, ठीक है। वर्ष 1984 में शांत घाटी को नेशनल पार्क घोषित किया गया था, नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो वर्ष 1984 में शांत घाटी को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। अब देखिए एक प्रश्न में आपको 3 प्रश्न एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब टोटल मिला के 4 प्रश्न हो गए। देखिए पहले सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी में पाई जाती है। दूसरा, शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में शांत घाटी स्थित है, ठीक है। शांत घाटी किस बायोस्फीयर का हिस्सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है शांत घाटी। और शांत घाटी को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, तो वर्ष 1984 में शांत घाटी को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इस प्रकार आपको एक प्रश्न में 4 प्रश्न मिल गए, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आरओ, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, जहां भी पर्यावरण पूछा जाएगा, क्योंकि जीएस एक ही होता है। और शांत घाटी परीक्षा बदलने से शांत घाटी का नाम नहीं बदलेगा, तो साइलेंट वैली वही रहेगी। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता, ध्यान रखिएगा, कौन सी प्रवणता, घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है हाइलोक्लाइन, ऑप्शन बी है पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन सी है थर्मोक्लाइन और ऑप्शन डी है एकोक्लाइन। तो बताइए कि इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। अब देखिए हाइलोक्लाइन क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। हाइलोक्लाइन क्या होता है, हाइलोक्लाइन होता है किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाता है। क्या करता है, हाइलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। थर्मोक्लाइन क्या है, थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में, अब थर्मोक्लाइन के बारे में जानते हैं। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ, क्या है, गहराई के साथ तापमान परिवर्तन, ठीक है, गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, ठीक है ना। गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है क्या, थर्मोक्लाइन, ठीक है,
दर्शाती है। थर्मोक्लाइन किसको दर्शाती है? गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। हाइलोक्लाइन किसे दर्शाती है? यह लवणता प्रवणता को दर्शाती है। अब बचा एकोक्लाइन। एकोक्लाइन का कोई विशेष वो नहीं है, ठीक है। बाकी बचा बी ऑप्शन, पिक्नोक्लाइन, ठीक है। पिक्नोक्लाइन क्या होता है? पिक्नोक्लाइन होता है, यह जो है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। क्या करती है? घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, ठीक है। घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? पिक्नोक्लाइन घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। तो कौन सा ऑप्शन? देखिए प्रश्न में क्या था, कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो पिक्नोक्लाइन क्या है? यह किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, ठीक है। तो हाइलोक्लाइन लवणता प्रवणता है, थर्मोक्लाइन गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, और पिक्नोक्लाइन क्या है? यह घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। यह प्रश्न कभी मिलान करने को पूछा जा सकता है। जिस तरह से इस समय आयोग की प्रवृत्ति है, जिसे वह मॉडरेट क्वेश्चन कहता है, वो ऐसे ही प्रश्नों को मिलान करने को दे देता है। और हम लोग जो है यह समझते हैं कि उसने कहीं नया प्रश्न बनाया है या नए तरीके से पूछा है। कुछ नहीं होता है, सब इसी प्रश्न में नवाचार कर देता है थोड़ा सा। तो इसे जो है वह मिलान करने को दे सकता है कि हाइलोक्लाइन क्या है, पिक्नोक्लाइन का क्या है, थर्मोक्लाइन का क्या है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? पिक्नोक्लाइन है, बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं आज के पांचवें प्रश्न पे। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक मास, याद रखिएगा, कोई ऐसा विशेष महीना नहीं, हर महीने के अंतिम शनिवार को, हर महीने के अंतिम शनिवार को क्या करता है? राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है, ठीक है ना। अब देखिए हर हिस्से को पकड़िए। निम्न देशों में से कौन सा देश ऐसा है जो प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है सियरा लियोन। तो जल्दी से आप अपने आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है? तो वह देश है सियरा लियोन, ठीक है ना। सियरा लियोन प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए सियरा लियोन क्या है? एक अफ्रीकी देश है। सियरा लियोन एक अफ्रीकी देश है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी कहाँ है? सियरा लियोन की राजधानी क्या है? सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन, ठीक है। फ्री टाउन यहाँ की राजधानी है, यह भी याद रखिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है सियरा लियोनियन लियोन, सियरा लियोनियन लियोन, ठीक है। यानी इसे SLL के नाम से जानते हैं यहाँ की मुद्रा को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सियरा लियोन कहाँ है? एक अफ्रीकी देश है और यहाँ की राजधानी है फ्री टाउन और यहाँ की मुद्रा है सियरा लियोनियन लियोन, या इसे कहते हैं SLL, ठीक है ना। तो यह प्रमुख बातें थी। हालांकि हमें यह पढ़ना था कि कौन सा देश है जो प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है, तो वह है सियरा लियोन, ठीक है ना। अब चलते हैं आज के अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, है कि नहीं है, यह जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है कि प्रश्न गलत पढ़ने के चक्कर में आते हुए उत्तर गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक भी प्रश्न अगर आसान गलत होता है तो आप जान लीजिए कि आप 10 कदम परीक्षा से दूर हो गए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान प्रश्नों की गलतियां आपको परीक्षाओं से बाहर करती हैं, इसलिए कोई भी आसान गलत मत करिएगा और हर परीक्षा को आखिरी परीक्षा मान के दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। भारत का वन्य जीव संस्थान, इसके बारे में मैं पहले भी प्रश्न पूछ चुका हूं। तो भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है, ठीक है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, यह कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। अब देखिए आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जबलपुर दिया है, यह गलत है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है जयपुर में, ठीक है ना। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना।
यह जयपुर में स्थित है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान, कभी कभी क्या करता है कि इसमें से केवल एक ही पूछ लेता है कि पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, और कभी कभी क्या करता है मिलान करने को दे देता है। तो मैंने एक साथ आपको चारों संस्थान दे दिए। ये चारों संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं था, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं था, क्योंकि आयुर्वेद का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो जबलपुर में न होकर के जयपुर में स्थित है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, बहुत बार पूछ चुका हूं आपसे। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, इसको अलग से भी पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ स्थित है, तो पुणे में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जबलपुर न होकर के जयपुर में स्थित है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने 2-3 बार इसे दोहरा दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां से प्रश्न आने ही आने रहते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है ना। चलिए आज का 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, यमुना एक्शन प्लान क्या है। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1993 और ऑप्शन डी है 1994। देखिए गंगा नदी प्राधिकरण के बारे में हम आपसे प्रश्न पूछ चुके हैं। अभी पता होगा आपको कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में यमुना की सफाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था। और जैसे ही केजरीवाल जी की सरकार चली गई, वहां बीजेपी की सरकार बनी है। अभी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं लिया है, लेकिन फिर भी यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो गया है, क्योंकि वह चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसलिए यमुना की सफाई को लेकर सरकार जो है बहुत तत्परता दिखाई, और एलजी के आदेश से यमुना की सफाई की तस्वीरें आप देखे होंगे, समाचारों में, न्यूज चैनलों पर लगातार चल रही थी। तो यह जो प्रश्न है ये बहुत प्रासंगिक है। ये तो यमुना की सफाई के दृष्टिकोण से और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उस दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें शामिल किया है, ठीक है। अब देखिए यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, तो ऑप्शन देख लीजिए 1991, 92, 93 और 94 में। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी। अब देखिए यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी, 1993 में, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 1993 में। अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं इसके बारे में। एक चीज देखिए कि मैंने आपसे एक बार यह प्रश्न पूछा भी था कि गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, गंगा गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान या गंगा कार्य योजना, इसका जो प्रथम चरण है इसकी शुरुआत कब हुई थी। गंगा एक्शन प्लान के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी वर्ष 1985 में, ठीक है ना। गंगा एक्शन प्लान के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी वर्ष 1985 में, और गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण की शुरुआत हुई थी, द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी, 1993 में, ठीक है। अब मैं इसीलिए इस बात को बता रहा था कि जब गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण पूरा हुआ वर्ष 1993 में, यानी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी, पहला चरण पूरा होता है वर्ष 1993 तक, और द्वितीय चरण की शुरुआत गंगा एक्शन प्लान के वर्ष 1993 में शुरू होता है। उसी समय गोमती और यमुना, ठीक है, उसी समय क्या होता है वर्ष 1993 में गोमती एंड यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, गोमती एंड यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत होती है। गोमती एंड यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत कब होती है, वर्ष 1993 में, जब गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। तो इस बात को याद रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण के साथ गोमती और यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत होती है वर्ष 1993 में, ठीक है ना। और यह जो प्रथम चरण है, यानी गोमती और यमुना एक्शन प्लान का जो प्रथम चरण है, यह कब शुरू किया गया था, प्रथम चरण यह शुरू किया गया था वर्ष 1993 में। और यह प्रथम चरण कब तक चला, 1993 से लेकर के 2003 तक यह प्रथम चरण कार्य किया, ठीक है ना। और प्रथम चरण के बाद जो है इसका द्वितीय चरण, यमुना कार्य योजना का जो द्वितीय चरण है, यह कब शुरू होता है, तो यमुना कार्य योजना का जो द्वितीय चरण है यह 2004 से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। कब से प्रारंभ हुआ, 2004 से प्रारंभ होता है यमुना एक्शन प्लान का द्वितीय चरण। बाद में नमामि गंगे योजना, कौन सी योजना, नमामि गंगे योजना भी आई थी, नमामि गंगे योजना। इसमें जो है इसके अंतर्गत 7 मई 2016 से, याद रखिएगा इस तिथि को, 7 मई 2016 से आयोग इस समय बड़ी बदमाशी कर रहा है, तो हो सकता है कब कौन सी तिथि पूछ ले, इसलिए मैं तिथि भी बताना शुरू कर दिया हूं। पहले मैं इतना तिथि पे फोकस नहीं करता था, सिर्फ मंथ और ईयर बता देता था, लेकिन अब जो है कुछ भी पूछ सकता है आयोग, इसलिए मैं तिथियां भी बता देता हूं, ठीक है ना। तो नमामि गंगे योजना 7 मई 2016 से
शुरू होती है और इसमें जो है यमुना एक्शन प्लान, क्या है इसमें यमुना एक्शन प्लान 3 का शुभारंभ हो गया है, 3rd का शुभारंभ हो चुका है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, यमुना एक्शन प्लान 3 का शुभारंभ किसके साथ हुआ, नमामि गंगे योजना, जो 7 मई 2016 से शुरू होती है, ठीक है ना। अब देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण 1985 में शुरू हुआ। प्रथम चरण के बाद जो गंगा एक्शन प्लान का द्वितीय चरण शुरू होता है वर्ष 1993 में, उसी के साथ गोमती और यमुना एक्शन प्लान का प्रथम चरण शुरू होता है, यानी वर्ष 1993 या अप्रैल 1993 भी कह सकते हैं। अप्रैल 1993 से गोमती और यमुना एक्शन प्लान के प्रथम चरण की शुरुआत होती है और यह प्रथम चरण कब तक चलता है, 1993 से लेकर के 2003 तक, ठीक है ना। अब गोमती और यमुना एक्शन प्लान का जो द्वितीय चरण होता है वो कब से शुरू होता है, वर्ष 2004 से प्रारंभ होता है, ठीक है। और बाद में नमामि गंगे योजना जो 7 मई 2016 से शुरू होती है, इसमें यमुना एक्शन प्लान के तीसरे चरण का शुभारंभ हो जाता है, ठीक है ना। तो इन पूरे तथ्यों को याद रखिएगा, चूंकि यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक है और यमुना जी ने एक सरकार को बना और बिगाड़ दिया है, ठीक है ना। यमुना की सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलाया गया था। नैरेटिव क्या कह सकते हैं कि यह सही बात थी कि यमुना सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर जो है दोनों पार्टियां चुनाव में गई थी और सरकार बदल गई है। तो इसलिए आप इस प्रश्न को याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले ही यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो गया है। अब वह कितने दिन तक चलेगा, कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, यह तो कुछ दिनों बाद उसका मूल्यांकन होगा, लेकिन अभी तत्काल में यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो गया है, इसलिए यह प्रश्न बहुत रिलेवेंट है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवन मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। जीवन मुक्त नहीं है, इसे आप गलत काट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, गलत टाइप हो गया है। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, आपको यहाँ जीवन टाइप हो गया था, जीवन नहीं है, यह जो है जीवाणु मुक्त है। देखिए इसको गायब कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं गायब कर देता हूं, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए है क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ओजोन और ऑप्शन सी है क्लोरोमीन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कि जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु इसमें से किसका प्रयोग होता है, तो देखिए क्लोरीन का प्रयोग होता है, ठीक है, जीवाणु मुक्त करने के लिए। ओजोन का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही क्लोरामीन का भी प्रयोग किया जाता है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, ठीक है ना। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है कि उपर्युक्त सभी सही है, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन और क्लोरामीन ये सभी जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जल में जो है क्लोरीन गैस, कुछ और चीजें आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं ताकि अगर कभी भी परीक्षा में यहां से प्रश्न आए तो गलत ना हो। तो देखिए जल में क्या होता है, क्लोरीन गैस, ये तो आप जानते ही होंगे, क्लोरीन गैस, साथ ही सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, साथ ही कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, हाइपोक्लोराइड। इन सब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। ओजोन से भी जल को जीवाणु मुक्त किया जाता है, क्योंकि ओजोन क्या होता है, यह भी ऑक्सीडाइजर का कार्य करता है, किसका, ऑक्सीडाइजर का कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार यह भी जल को जीवाणु मुक्त करता है। देखिए छोटे स्तर पर आयोडीन और ब्रोमीन, क्या है, आयोडीन व ब्रोमीन भी जल का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। छोटे स्तर पर आयोडीन व ब्रोमीन के द्वारा भी जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, ठीक है ना, नष्ट किया जाता है। अब ये मान लीजिए आप यात्रा के दौरान कहीं जा रहे हैं और नहीं कुछ उपलब्ध है, तो आयोडीन व ब्रोमीन के द्वारा भी जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। एक चीज और है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या है, इसे कहते हैं KMNO4, KMNO4 या इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग भी क्या किया जाता है, यह भी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है और यह भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजर है, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक ऑक्सीडाइजर है
ऑक्सीडाइजर है और इसका भी उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका भी उपयोग किया जाता है जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए, ठीक है ना। बाकी आप जानते ही हैं कि अल्ट्रावायलेट विकिरण का भी प्रयोग किया जाता है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए। साथ ही आरओ आप जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा जो है जल को जीवाणु मुक्त किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट है, सोलर डिसइंफेक्शन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? देखिए ये थोड़ी सी विवादित चीज है, इसे कहते हैं सोलर डिसइंफेक्शन। सोलर डिसइंफेक्शन, ठीक है। सोलर डिसइंफेक्शन का प्रयोग इसे कहते हैं SODIS, ठीक है ना, सोडिस। सोलर डिसइंफेक्शन में क्या होता है, इसमें अगर आप कहीं यात्रा में हैं या कहीं जल के शुद्धिकरण की कोई व्यवस्था नहीं है तो प्लास्टिक की बोतलों को पानी में भरकर धूप में रख दीजिए। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा वहां के बैक्टीरिया, जल के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सोलर डिसइंफेक्शन कहते हैं। अब देखिए एक तरफ तो डॉक्टर कहता है कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे कैंसर हो जाता है, और दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि सोलर डिसइंफेक्शन के द्वारा क्या होता है कि प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर धूप में अगर रख देंगे तो अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा जो है ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो यह एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे नुकसान नहीं होता क्योंकि वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सोलर डिसइंफेक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे जल को जीवाणु मुक्त किया जाता है या जल को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इन 3 ऑप्शनों के अलावा भी इन्हें भी याद रखिएगा, खासकर आयोडीन व ब्रोमीन को भी याद रखिएगा। कभी यह हल्के से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आयोडीन व ब्रोमीन भी जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में सहयोगी होते हैं, सहायता करते हैं, सक्षम होते हैं, जो भी पूछ ले, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज के नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामान्य स्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सामान्य स्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है 10 डेसिबल, ऑप्शन बी है 60 डेसिबल, ऑप्शन सी है 20 डेसिबल और ऑप्शन डी है 100 डेसिबल। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए कि पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर इनमें से कौन सा है, ठीक है। अब देखिए सामान्य स्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का जो डेसिबल लेवल है वो कितना होता है? वह होता है 20 डेसिबल, ठीक है ना। जो सामान्य स्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का जो डेसिबल लेवल है वो कितना है? वह है 20 डेसिबल। अब देखिए डेसिबल आप जानते हैं कि यह ध्वनि का मापन होता है, ध्वनि की इकाई का डेसिबल होती है, ठीक है ना। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। अब देखते हैं कि जो ध्वनि के कुछ प्रमुख स्रोत हैं वो उनकी जो वास्तविक मापन है वो कितने डेसिबल में होती है। तो देखिए पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल आपको बता दिया। एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जब हम लोग फुसुर फुसुर बात करते हैं यानी फुसफुसाहट, फुसफुसाहट कितने डेसिबल की ध्वनि होती है? तो 30 डेसिबल, ठीक है। फुसफुसाहट में कितने डेसिबल होती है? तो 30 डेसिबल की ध्वनि होती है फुसफुसाहट में, ठीक है ना, 30 डेसिबल की होती है। फिर आ जाते हैं शांत कार्यालय की ध्वनि या एक कमरे की आवाज, कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि, कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि कितनी होती है? चूंकि यहाँ से सब प्रश्न बने हैं इसलिए हम इस पूरी चीज को बताना चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो वो गलत ना हो। तो कमरे या शांत कार्यालय की जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है? वह होती है 40 डेसिबल, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सामान्य बातचीत के समय। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य बातचीत के समय कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सामान्य बातचीत के समय जो ध्वनि होती है वह होती है 60 डेसिबल, ठीक है ना। अब देखिए जो पत्तियों की सरसराहट है वो 20 डेसिबल है, फुसफुसाहट 30 डेसिबल है, कमरे या शांत कार्यालय की जो ध्वनि है वो 40 डेसिबल है और सामान्य बातचीत के समय जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक ट्रक की आवाज कितनी होती है, कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है? तो एक ट्रक की जो आवाज होती है वह होती है 80 से 85 डेसिबल, ठीक है। एक ट्रक की आवाज कितनी होती है? 80 से 85 डेसिबल होती है एक ट्रक की आवाज। जेट इंजन की आवाज कितनी होती है? जेट इंजन, यहां सबसे प्रश्न बना है, ठीक है ना। जेट इंजन की आवाज कितनी होती है? ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा कि जेट इंजन की आवाज कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जेट इंजन की आवाज होती है 120 डेसिबल की, ठीक है ना, 120 डेसिबल की है। जेट प्लेन का उतरना, क्या है? जेट प्लेन का उतरना, जेट प्लेन का उतरना यह कितनी ध्वनि उत्पन्न करता है? तो जेट प्लेन का जो उतरना है वह 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। अब रॉकेट कितनी ध्वनि उत्पन्न करता है? तो रॉकेट उत्पन्न करता है 180 डेसिबल,
ठीक है, सर्वाधिक 180 डेसिबल की ध्वनि रॉकेट उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट, यहां से प्रश्न बना, फुसफुसाहट के बारे में एक बार पूछा गया है प्रश्न, फुसफुसाहट कितने में होती है? 30 डेसिबल में। कमरे या शांत कार्यालय की जो ध्वनि होती है वो 40 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत, यह भी प्रश्न बना है कि सामान्य बातचीत के समय जो ध्वनि होती है वह कितनी होती है? तो सामान्य बातचीत के समय जो ध्वनि होती है वह 60 डेसिबल होती है। एक ट्रक की आवाज कितनी होती है? 80 से 85 डेसिबल की। और जेट इंजन की जो आवाज होती है वो 120 डेसिबल की। जेट प्लेन का उतरना 150 डेसिबल होता है और रॉकेट इंजन से 180 डेसिबल की आवाज आती है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ध्वनि की इकाई है, जो उसका मापन है, हर जगह डेसिबल ही क्यों लिखा है? डीबी ही क्यों किया गया, कोई दूसरा नहीं किया गया? तो देखिए डीबी इसलिए किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य था एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर, एलेक्जेंडर, ध्यान रखिएगा, एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर या उन्हें सम्मानित करने के लिए, नाम पर या उन्हें सम्मानित करने के लिए यह जो डेसिबल रखा गया है, जो ध्वनि की इकाई है उसे डीबी या डेसिबल कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? यह एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर जो ध्वनि की इकाई है उसे डीबी या डेसिबल कहा जाता है। ठीक है ना। अब बताइए ग्राहम बेल प्रसिद्ध क्यों है? तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कारक इन्हें माना जाता है। तो इन्होंने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था लगभग 1876 ईस्वी में। ठीक है ना। एक चीज और इनके बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, कभी हो सकता है आपके सामने आ जाए प्रश्न के रूप में। एक संस्था स्थापित हुई थी जिसे कहते थे नेशनल जियोग्राफिक नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1888 में। ठीक है, 1888 में क्या हुई थी? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में भी ग्राहम बेल ने मदद किया था। ग्राहम बेल ने मदद किया था। ठीक है, किसमें? स्थापना में इस सोसाइटी की, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी जो 1888 में स्थापित हुई, इसकी स्थापना में ग्राहम बेल ने मदद किया था। ठीक है ना। अब देखिए मुख्य रूप से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को किस नाम से, किस रूप में जानते हैं? एक टेलीफोन आविष्कारक के रूप में इन्हें जाना जाता है और इन्हीं को सम्मानित करने के लिए जो ध्वनि की तीव्रता की जो आवाज की वो है इकाई है, उसे क्या कहते हैं? डेसिबल रखते हैं, डेसिबल नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलिए आज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी है एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन सी है यूट्रोफिकेशन और ऑप्शन डी है स्मॉग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिए यूट्रोफिकेशन का जो संबंध है यह वायु प्रदूषण से नहीं है, बल्कि अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस और स्मॉग, इन तीनों का संबंध वायु प्रदूषण से है। जबकि यूट्रोफिकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वह है सुपोषण। क्या है? यूट्रोफिकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? वह है सुपोषण। जब, अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या होता है यूट्रोफिकेशन में? जब जल में अजैविक, ठीक है, अजैविक व जैविक पोषक तत्वों की, अजैविक व जैविक पोषक तत्वों की, जैविक पोषक तत्वों की सांद्रता में, ठीक है, सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है। जब जल में अजैविक व जैविक पोषक तत्वों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुपोषण। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सुपोषण। अब जैसे मान लीजिए कोई झील है या तालाब है। ठीक है, अब ये झील और तालाब क्या होते हैं? यह स्थिर जल के होते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए यह स्थिर जल के कोई झील व तालाब है। ठीक है ना, कोई जलाशय है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कागज की फैक्ट्री से कोई अपशिष्ट निकला, कागज की फैक्ट्री से कोई अपशिष्ट निकला। ठीक है, फैक्ट्री से मान लीजिए कि कसाई खाने से कुछ निकला, कसाई खाने से, देखिए इसको, कसाई खाने से कोई अपशिष्ट निकला। ठीक है ना। अब और साथ ही जो है वाहित जल या मलमूत्र, ठीक है,
इत्यादि में क्या होता है, इन सभी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। क्या होते हैं? इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, इनमें क्या होती है, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है, इनमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब यह जल जो है, ये कार्बनिक पदार्थ जब किसी माध्यम से झील या तालाब में पहुंचते हैं तो वहां क्या होते हैं कि वहां की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। यानी झील या तालाब में जब पहुंचेंगे तो यहाँ की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उत्पादकता को ये कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, जब झील व तालाब में पहुंचते हैं तो वहां की उत्पादकता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब वहां की उत्पादकता बढ़ जाएगी तो वहां जो जल में उपस्थित पौधे हैं या शैवाल है, इनमें तेजी से वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, और जब इनमें वृद्धि हो जाएगी तो यह पूरे जो जलीय क्षेत्र होता है उसको पूरा ढक लेते हैं। ठीक है ना, ये शैवाल पौधे जो होते हैं यह पूरे जलीय क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लेते हैं और जल में जितना ऑक्सीजन होता है उस पूरे ऑक्सीजन को ये सोख लेते हैं। क्या करते हैं, जो जल में ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को ये पूरी तरह से सोख लेते हैं। और जब जलीय ऑक्सीजन को ये पूरी तरह से सोख लेंगे तो जो अन्य जीव हैं वो कहां से जाएंगे भाई, तो वहां से जो जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव जैसे मान लीजिए मछलियां ही, तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह मरने लगते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन या सुपोषण के द्वारा भी जो है जैव विविधता नष्ट होने लगती है। यानी जैव विविधता को खतरा हो जाता है। क्या होता है, जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। किसके द्वारा, सुपोषण के द्वारा। ठीक है ना, जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए मैं इसको एक क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूं कि वास्तव में यूट्रोफिकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सुपोषण। जब जल में अजैविक व जैविक पोषक तत्वों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सुपोषण। ठीक है ना, अब सुपोषण में इसका पूरी प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई झील या तालाब है जो स्थिर जल का है। अब इसमें कागज की फैक्ट्री, कसाई खाने या वाहित जल का मलमूत्र इत्यादि इसमें लगातार मिलता है। तो ये जो तत्व है, जो यहाँ से निकले, विभिन्न फैक्ट्रियों से निकले जो तत्व है उनमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो धीरे धीरे ये जो कार्बनिक पदार्थ है वो झील व तालाब में इकट्ठे हो जाते हैं। जब झील व तालाब में इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां की उत्पादकता को ये बढ़ा देते हैं। तो जब वहां की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं तो झील व तालाब में उपस्थित पौधे और शैवालों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है। जब इनकी वृद्धि हो जाती है तो ये पूरी तरह से झील या तालाब की जो सतह है उसको घेर लेते हैं और झील या तालाब की जो ऑक्सीजन है उसमें से अधिकतर ऑक्सीजन का यूज ये खुद स्वयं कर लेते हैं। तो जब अधिकतम ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे तो जो जल में अन्य जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे वो जीव मरने लगते हैं। और जब वो जीव मरने लगते हैं तो इससे क्या होता है, जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो यूट्रोफिकेशन या सुपोषण यह जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, लेकिन यूट्रोफिकेशन के द्वारा जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए खतरा है, तो वह है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। आप मानव में भी देख लीजिए कि जो मानव अत्यधिक उनका सुपोषण हुआ है तो पता चला 2 कुंटल का वजन है, तो वैसे ही उनका जीवन बहुत खतरनाक सिचुएशन में आ जाता है, वो उनके जीवन के लिए खतरा हो जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब चलिए आज के 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। ऑप्शन ए है फर्न, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है लाइकेन। तो बताइए कि इसमें से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसमें से लाइकेन जो है, लाइकेन एक प्रदूषण संकेतक पौधा है। ठीक है ना, लाइकेन क्या है, लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है, मतलब ये प्रदूषण का संकेत करता है। देखिए कैसे संकेत करता है, जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड, जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, लाइकेन जो है, लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। ठीक है ना, लाइकेन क्या होते हैं, समाप्त होने लगते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए इसके दो बातें इसमें निकल के आती हैं। पहला कि कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो वह लाइकेन है, ठीक है ना। अब लाइकेन किसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है लाइकेन समाप्त होने लगते हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। आपको पता होगा जो लाइकेन है इनका निर्माण कैसे होता है, कवक व शैवालों से मिलकर बनते हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। लाइकेन का जो निर्माण होता है कवक व शैवालों से लाइकेन का निर्माण होता है, ठीक है। लाइकेन का निर्माण होता है, किससे होता है, कवक व शैवालों के द्वारा मिलकर के लाइकेन का निर्माण होता है। और लाइकेन क्या है, जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो लाइकेन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लाइकेन वास्तव में किस प्रदूषण का संकेत करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का संकेत करते हैं, यह भी याद रखिएगा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किस गैस के प्रति, किस प्रदूषण के प्रति लाइकेन ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण जब वातावरण में बढ़ता है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यह जो है वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण की बढ़ती मात्रा को बताते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा की अधिकता हो जाए, क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा की अधिकता हो जाए, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाए, वायुमंडल में हानिकारक रूप से बढ़ जाए, तो कैसे पता करेंगे, हानिकारक रूप से नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में हानिकारक रूप से बढ़ जाए तो इसका पता जानते हैं किस पौधे से होता है, एक पौधा होता है जिसे कहते हैं मास, ठीक है। मास पौधा जो होता है इसके द्वारा अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है या हानिकारक रूप से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो यह जो मास पौधे हैं ये क्या होते हैं, यह समाप्त होने लगते हैं या कम होने लगते हैं। मास क्या होते हैं, यह समाप्त होने लगते हैं या कम होने लगते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो प्रदूषण होता है वायुमंडल में उसकी जो उपयुक्त जानकारी है वो किससे पता लगाई जा सकती है, मास पौधे से। अगली बार से जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक है और वहां लाइकेन न दे करके वहां दे दिया जाए मास, ठीक है, तो आप मास भी बताइएगा कि मास भी यह प्रदूषण संकेतक पौधा है, ठीक है। एक और प्रश्न, मास किसके प्रदूषण की जानकारी देता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा को बताता है कौन, नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा को मास बताता है, ठीक है। मास पौधा क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रदूषण या नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा को बताता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को बताता है जबकि नाइट्रोजन की प्रदूषण को बताता है मास, ठीक है। तो लाइकेन और मास दोनों प्रदूषक संकेतक पौधे हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। कभी कभी इससे किस प्रदूषण के प्रति सेंसिटिव होता है, इन गैसों के बारे में भी पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन बी है हावड़ा भारत में, ऑप्शन सी है क्यू इंग्लैंड में और ऑप्शन डी है टोक्यो जापान में। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है क्यू इंग्लैंड में, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, क्यू इंग्लैंड में स्थित है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, वह स्थित है क्यू इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्यों स्थित जो बोटेनिकल गार्डन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रॉयल, ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है ना, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इसका नाम है। और यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है, इस बात को याद रखिएगा। इसे वर्ष 2003 में, कब, इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा, इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में स्थित है, वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और यहाँ पर जो है पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां, ठीक है ना, 40,000 से, यहाँ पर पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं,
ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं और यही जो है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? यह स्थित है क्यू इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक चीज और, इस गार्डन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1759 में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? इस गार्डन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1759 ईस्वी में, ठीक है ना। 1759 में रॉयल बोटेनिकल गार्डन की स्थापना हुई थी और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आज का हमारा 13वां प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है। ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है माधव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए धूपगढ़ चोटी जो है यह जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब बताइए कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो देखिए धूपगढ़ चोटी जो है यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह है धूपगढ़ चोटी। और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है पंचमढ़ी में, ठीक है। कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। और यह स्थान कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है ना। जो धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? जो धूपगढ़ चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। यह प्रश्न बना है, ठीक है ना, पूछा गया है। इसकी ऊंचाई, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर है। यह पंचमढ़ी में स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। और धूपगढ़ चोटी किसका हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है धूपगढ़ चोटी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आज का 14वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1995 में, ऑप्शन बी है 1992 में, ऑप्शन सी है 1998 में और ऑप्शन डी है 1987 में। तो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड को किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं NAEB के नाम से। क्या जानते हैं? NAEB के नाम से जानते हैं, ठीक है। NAEB के नाम से जानते हैं। अब NAEB का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यह है नेशनल एफॉरेस्टेशन, ठीक है, एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, इसे कहते हैं नायब, NAEB, ठीक है। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है ना। और इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1992 में की गई थी, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? नायब की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1992 में की गई थी, ठीक है। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड या राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो यह की गई थी अगस्त 1992 में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, अगस्त 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। अब चलिए आज के 15वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अब आपको बताना है कि इन जंगलों में से किस जंगल को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है टैगा वन, ऑप्शन बी है टुंड्रा वन, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन और ऑप्शन डी है अमेजन वर्षा वन। तो आपको बताना है कि इन जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर हमें कमेंट करिए। अब देखिए पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जो जाने जाने वाला जंगल है वो कौन है? अमेजन वर्षा वन, ठीक है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य आपको बताते हैं। देखिए अमेजन वर्षा वन या इसे कहते हैं एमेजोनिया या अमेजन वन, ठीक है।
अमेजन वन के नाम से जानते हैं, अमेजन वन, या इसे एमेजोनिया भी कहते हैं, ठीक है, एमेजोनिया भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन है, क्या है, चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन है, ठीक है, नमी युक्त वन है। आपने जो है अमेजन के जंगलों के बहुत बड़े बड़े अजगर देखे होंगे, ठीक है, और बहुत कहानियां सुनी होंगी, ठीक है। तो यह जो है चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन है, और अमेजन वन क्या कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में यह वन स्थित है, ठीक है ना, अमेजन बेसिन में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में यह वन स्थित है, ठीक है ना। इसे एमेजोनिया के नाम से जानते हैं। यह चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन है, ठीक है ना। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, और उसका कारण यह है क्योंकि यह जो है पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन को अकेले उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन, पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन, पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन जो है यह किससे प्राप्त होती है, यह अमेजन वनों से प्राप्त होती है, अमेजन वनों से प्राप्त होती है, ठीक है ना, प्राप्त होती है। 20% कितना हो गया, 1/5, ठीक है ना। तो जब 1/5 दुनिया का 1/5 ऑक्सीजन कौन देता है, अमेजन वन देते हैं। तो इसीलिए इनको पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि 20% ऑक्सीजन ये अकेले ही देते हैं दुनिया भर को, ठीक है ना। तो अमेजन के वर्षा वनों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। तो यह डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, तो अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, डी ऑप्शन सही है। और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न कहने के लिए 15 हैं, लेकिन आपने जब पढ़ा तो इसे 60, 65, 70 प्रश्नों तक आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए आवाज में आपको थोड़ी सी परेशानी करनी पड़ रही होगी, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत